आज हम लोग कराएंगे क्वेश्चन नंबर 12 से 12 का 5 नंबर से 4 नंबर तक कर लिए हम लोग। आज 5 नंबर से करेंगे। चलो, ऐसा रिएक्शन हम लोग किए हैं, मतलब क्या होगा यहाँ पर? क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, बेंजीन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन और 6 कार्बन। हर एंगल पर कार्बन रहता है, तो यहाँ के Cl अणु Cl और Cl से संयोजन बंधन से जुड़ा रहता है। जैसे बंधन टूटेगा तो एक Cl एक H के साथ जाएगा और क्या बना लेगा? HCl। जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ की वैलेंसी वहाँ की हो जाएगी 9, और वहाँ पर एक जो Cl बच रहा है ऐड हो जाएगा वहाँ। ठीक, Cl क्या बना है? बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन दिखाई सही दिखाई होता है, बेंजीन क्लोराइड। चलो रिएक्शन को पूरा करो। क्वेश्चन नंबर 6। एस्टरीकरण रिएक्शन है 6 नंबर है ना। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल से कराई जा रही है H+ की उपस्थिति, मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। CH3COH+ CH3OH किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल को H+ से भी डिनोट करते हैं। H+ अगर भी कहीं पर लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वहाँ पर अम्ल है। ठीक, कौन सा अम्ल? कोई अम्ल, HCl हो सकता है या तो H2SO4 हो सकता है। पूरा करो ना, हो गया सबका ये रिएक्शन। क्या होगा देख लो, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। यहाँ का OH और इनके H के साथ चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांद्र H2SO4 या तो सांद्र HCl कोई भी अम्ल हो सकता है। H+ का मतलब ये होता है यहाँ पर कोई अम्ल है। वो कैसा है? सूखा है। तो सूखा अम्ल क्या करते हैं? जल का अवशोषण कर लेते हैं। इनका OH इनका H क्या बन रहा है? H2O। अब देखो इसमें क्या भाग, कौन सा भाग बच रहा है? इसमें क्या क्या बच रहा है? इसमें CH3O बच रहा है, इसमें वो चला गया है, CO बच रहा है इसमें, और CH3 बच रहा है, CH3CO इसका पार्ट है। ठीक, इसमें CH3O और इसका O और CH3 ऐसे जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, हो गया। फिर दूसरा क्या है? 7 नंबर जल्दी हम पूरा सक्रिय हो जाएगी। हाँ, फ्लोटिंग मार देना कल जल्दी जल्दी। सात नंबर का समीकरण लिखा ऊपर का मिटा दे। CH3COOH की अभिक्रिया किससे? PCl। ठीक ना। इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा तुम लोग। कहीं भी PCl5 मिले, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हाँ निदान, कहीं भी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, P से फास्फोरस, 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा, Cl को क्लोराइड। कहीं भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिले तो याद रखना
PCl5 है। इसका संरचना सूत्र देखो, Cl 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 और है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कहीं भी मिले तो फास्फोरस के 5 वैलेंसी होते हैं। फास्फोरस जो होते हैं 2 क्लोरीन को डाउन कर देते हैं, और जिसको डाउन करता है उससे ऑक्सीजन ले लेता है, याद रखने से। फास्फोरस 2 क्लोरीन का डाउन कर देते हैं, कोई 2 क्लोरीन, और 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, PCl5 है, ये ऑक्सीजन किसी से लेगा, किसको, 1 ऑक्सीजन के परमाणु को ले लेगा, क्या बनेगा देखना, और 2 क्लोरीन डाउन कर देता है, Cl2 निकाल देता है अपने से, और 1 ऑक्सीजन अपने में समाहित कर लेता है, इन दोनों को निकाल देते हैं, ठीक। और 2 वैलेंसी बच रहा है, चूंकि ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 2, 1 के साथ इनका योग, 1 के साथ इनका योग कर लेते हैं, और बनाते हैं क्या, POCl3, POCl3, 2 को डाउन कर देते हैं, क्लोरीन को और 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऐसा यौगिक बनाता है। देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या, कहीं भी मिलेगा PCl5 तो याद रखना 2 क्लोरीन डाउन कर देते हैं, 1 ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2। तो यहाँ से सिर्फ एक ही ऑक्सीजन को लेता है, कौन, PCl5, और 2 क्लोरीन को डाउन कर देता है। मान लो ये वाला ऑक्सीजन निकाल रहा है, कौन, PCl5, तो CH3C ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है, और क्या है, H। यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पर 3 भाग हो रहा है, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक ये वाला बीच वाला भाग निकल जाएगा, इधर क्या बचेगा, CH3CO, एक बंधन बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, इधर से हाइड्रोजन बचेगा, ऑक्सीजन किसमें चला जाएगा, इसमें, क्या बोले, POCl3 बनाता है, ऑक्सीजन ले लेता है, 2 ऑक्सीजन को डाउन कर देता है, डाउन कर दिया तो 2 क्लोरीन यहाँ तो बच रहा है ना, जिससे ऑक्सीजन ले रहा है उसी को डाउन करता है, क्लोरीन को, यहाँ से ही क्लोरीन डाउन कर देता है, किसको, इसको और इसको, इसमें H बच रहा है, और क्या बच रहा है, CH3CO, 1 Cl इसमें चला आता है, 1 Cl इसमें चला जाता है, 1 ऑक्सीजन इससे लिया है, क्या बना है, POCl3, और 2 क्लोरीन डाउन कर दिया, देख लो 2 क्लोरीन जा रहा है, तो यहाँ से बीच वाला भाग निकल रहा है, तो हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी बच रहा है, और इनका भी 1 वैलेंसी बच रहा है, तो 1 क्लोरीन इनके साथ, 1 क्लोरीन इसके साथ, तो क्या क्या बन रहा है, HCl और एसिड क्लोराइड, CH3COCl, एसिड क्लोराइड, हाँ 2 कार्बन, ठीक ठीक, समझ में आया नु, रिएक्शन लिखो। दूसरा इसी के ऊपर एग्जांपल देते हैं अपने हाथ से, CH3 CH2, तुम लोग से करवाएंगे तुरंत, PCl5, इसी के बेस पर दूसरा एक सवाल है, और 9 नंबर में, 8 की 9, पहले रुको, 8 को छोड़ करके पहले 9 बना, क्योंकि इसी के बेस पर 9 नंबर देखो, CH3CH2OH, CH3CH2OH की अभिक्रिया PCl5 से पूरा करो। कहीं भी PCl5 मिले तो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और 2 को डाउन करता है, इसका नियम ये है। PCl3 हाँ प्लस HCl
CL क्या होगा? PCl5 एक ऑक्सीजन को लेगा, POCl3 बनाएगा और 2 को डाउन किया, 2 कहाँ जाएगा? उसका भी तो संयोग होगा नु, एक H के साथ एक इसके साथ HCl प्लस CH3 CH2Cl, नाम एथिल क्लोराइड। नाम क्या होगा? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथिल क्लोराइड। ठीक हो गया। अब 8 नंबर क्या बोला? 8 नंबर नो एस्टर का जल अपघटन किया जा रहा है क्षार की उपस्थिति में। क्या है बोलो तो? 8 नंबर नो 12 का 8 नंबर CH3 CH2 C डबल, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ही वर्ण, ठीक ना? इसका जल अपघटन किया जा रहा है किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। गलत लिख दिए तो O CH2 और CH3 CH3 का जल अपघटन किया जा रहा है। अभी आगे हम CH2 क्यों ना? क्या CS नहीं है, CS3 है। ओ पूरा का पूरा ही समाप्त हुआ है यहाँ से। उसके बाद इधर क्या है? अब हुआ H2O किसकी उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता? मतलब जल से अभिक्रिया किसका? एस्टर। एस्टर के क्रियाशील मूलक देख लो क्या है? CO, इधर भी कार्बन श्रृंखला है और इस तरफ भी क्या है? कार्बन श्रृंखला। इस प्रकार का क्रियाशील समूह मिले तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टर। एस्टर का जल अपघटन जब किया जाता है मतलब जल से रिएक्शन। जल का संरचना सूत्र इस प्रकार से होते हैं। यहाँ का इबला बंधन टूटता है, ठीक, इसमें यहाँ का बंधन टूटेगा, इबला बंधन, ठीक। जब यहाँ से टूट जाएगा यहाँ से तो क्या बनेगा? देखो CH3CO, एक बंधन बचेगा। इस तरफ में देखो क्या क्या बच रहा है? CH2, इधर से लिखो, पीछे से लिखेगा CH3 CH2, फिर क्या बच रहा है? O और इनके साथ एक वैलेंसी बॉन्ड। उधर से लिखते आ रहे हो, ठीक। इधर से गए, इसको देखो और इसको देखो, दोनों का वैलेंसी बच रहा है। यहाँ से जब तोड़ेंगे तो एक H आएगा, उसके बाद क्या आएगा? OH, एक वैलेंसी इसका, एक वैलेंसी इसका, एक के साथ दूसरा दूसरे के साथ चला जाएगा। यहाँ पर H और यहाँ पर OH बनेगा क्या? इसको मिटाते हैं CH3C, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दिए, यहीं से यूला ब्रेक होता है, बंधन टूट गया तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक। उसके बाद दूसरा OH बचेगा, यहाँ एक H ना सिर्फ निकाले हम लोग, तो OH दूसरे के साथ इसके साथ CH3, इधर से लिखते जाओ, इधर पीछे से CH2O है और क्या OH जाएगा उसमें ना, OH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, इसका नाम CH3CH2 डबल OH ना, क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह बन रहा है। ये गलती हो रहा है बाबू, CH2O के साथ H मिस कर रहे हैं, उल्टा हम जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर से देखना हम क्या क्या किए हैं।
यहाँ से ये बंधन टूटेगा नहीं, क्या बचेगा इसके साथ? सिर्फ C डबल बॉन्ड O, CH3C और O बच रहा है, एक वैलेंसी बॉन्ड की जल का ये वाला बंधन टूट जाएगा, इसके साथ OH का योग होगा, OH, तब कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह बन गया। ऐसा वो ऐसा नहीं। उसके बाद इस तरफ में क्या बन रहा है? CH3 CH2 और O यहाँ से भी टूट रहा है नो, इसके साथ H का योग। अब की बार हुआ रिएक्शन पूर्ण। चलो नोट कर ली सब, 10th करना है एडवांस। देखो मेरी किताब में इंटर, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इसका क्रिया विधि सब नहीं दिया गया, नहीं तो समझा देते हैं हम। ये सब इतना हार्ड आएगा भी नहीं याद रखने से। क्रिया विधि जब तक समझाएंगे ना, नहीं सब समझ में नहीं आएगा। मैकेनिज्म अंतिम रिएक्शन 10 नंबर तुम लोग बनाएगा खुद से, छोटा सा रिएक्शन है, बनाओ। C2H4 plus Br2 CCl4 इसको पूरा करो। CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करा तो हो गया, नहीं होगा नो रिएक्शन होना तो चाहिए। डबल बंधन है उसके बीच, स्ट्रक्चर बनाना उसका। डबल कार्बन है ना, 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन की संख्या इसमें 4, तो 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, एक कार्बन का 3 ही वैलेंसी पूर्ण हो रहा है। देख लो, एक एक वैलेंसी दोनों का बच रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे इसी में, डबल बंधन बना। अब चूंकि हम जानते हैं डबल बंधन क्या होते हैं, कमजोर बंधन होते हैं। जब टूट जाएगा तो एक इनका बॉन्ड हो जाएगा, एक इनका, तो यहाँ Br2 है ना, Br और Br बंधन टूट जाएगा यहाँ से, एक Br इसके साथ, एक Br इसके साथ, हो गया। क्या बना बतला? CH2 नाम इसका क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, डाई ब्रोमो, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन, एथेन। डाइब्रोमो 1 पे भी है, 2 पे भी, दोनों जगह ब्रोमीन है, तो डाइब्रोमो एथेन। और क्या रिएक्शन? अब न 13 नंबर, ये तो सरल है। बोलो, सिरके में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र संरचना सूत्र फैला देंगे, ठीक ना? तेरा का आंसर क्या होगा? एसिटिक अम्ल, CH3COO। 14 नंबर क्या बोले क्वेश्चन? निम्नलिखित के लिए कारण स्पष्ट करें। औद्योगिक कार्यों के लिए आपूर्ति की जाने वाले अल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिश्रित रहता है। छोड़ो, ये सब नहीं आता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर देखिए। सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है? सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। 15 नंबर, सोडियम के एक टुकड़े को
एनो लिखो। सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है? 15 नंबर एथेनॉल को डालने पर क्या क्या होता है? क्या होता है? आंसर में लिखो। डालने पर लिखा आंसर? लिखो। सोडियम के छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर के छोटे टुकड़े को डालने पर एथेनॉल में डालने एथेनॉल में डालने पर छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर सोडियम एथॉक्साइड 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 तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। समीकरण दे दें। कैसे होता है देख लो तो। सोडियम एथॉक्साइड एल्कोहल लो, नाम बोलो कोई एक एल्कोहल का। CH3CH2OL एथिल अल्कोहल लिए। इसका रिएक्शन किससे कराना है? सोडियम अन्नू ये लगा इधर। एल्कोहल जो होते हैं कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय भी होते हैं, कुछ उदासीन भी होते हैं। ठीक। सोडियम क्या है यहाँ पर? धातु। ये मान लो अम्लीय है। ठीक। जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया वो जब हम लोग क्षार पढ़ा रहे थे चैप्टर वाला, उसी में है ना कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो क्या कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। चलो हाइड्रोजन गैस कहां से आएगा? हाइड्रोजन गैस ये हाइड्रोजन है ना यहीं से निकलता है। ये वाला बंधन टूटता है ऐसे। ठीक। तो क्या बनता है? H2। यहाँ से यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन तो दो कैसे आ गया? इसका मतलब इसमें कितना से गुना? 2 से गुना। ये 2 बार हो गया नु। CH3 CH2 और OH ये दोनों हाइड्रोजन निकल गया। ऐसे लिखेंगे तो 2 से गुना नहीं करेंगे। ये हाइड्रोजन निकल गया। वहां क्या क्या बच रहा है? 2 निकालने के लिए 2 से गुना कर दिया, H2 निकला मेरा। अब देखो बच क्या क्या रहा है? CH3 CH2 और O। O इसी में Na आकर के जुट जाता है और 2 बार ना बाबू 2 से गुना करेंगे तो सोडियम भी तो 2 बार हो गया। यहाँ पर 2 से गुना। सोडियम एथ ऑक्साइड लिखा है ना। सोडियम 2 कार्बन को एथ ऑक्सीजन को ऑक्साइड सोडियम एथॉक्साइड बना। ये रिएक्शन को लिखो। हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर खत्म है यार। तो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम।
अंतिम क्वेश्चन 16 नंबर, 15 नंबर का था, 16 नंबर। हीरा किस तत्व का अपरूप है? सबको पता है। हो गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की समाप्ति हुई। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखो क्या क्या है। हाँ, श्रृंखलन गुण हो गया। ये सब क्या पढ़ा है? श्रृंखलन गुण क्या? कार्बन का वह गुण जिसके कारण वह अनेक कार्बन परमाणुओं से मिलकर के एक श्रृंखला या चैन का निर्माण करती है। इससे इसी गुण को कार्बन श्रृंखलन का गुण कहते हैं। ठीक, आगे क्या है? एलिफैटिक यौगिक क्या है? खुली चैन वाली कार्बन श्रृंखला को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन लिखो। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। खुली चैन वाले श्रृंखला को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 नंबर वो हो गया। 2 क्वेश्चन, एलिफैटिक यौगिक क्या है? योगी क्या है? लिखा है आंसर। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में एक दूसरे से, खुली श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। उसे एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। खुला चैन रहना चाहिए, खुला। ये सब क्या है? एलिफैटिक का उदाहरण, जैसे कि अब देखो ये क्या है? एरोमेटिक हो गया, बंद चैन है ना, इसको एरोमेटिक, एलिफैटिक, यही है एलिफैटिक का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्रियाशील समूह क्या है? क्या है? वह परमाणु या वह परमाणु समूह जिसके आधार पर उस यौगिक का गुण, रासायनिक गुण या भौतिक गुण का अध्ययन किया जाता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? क्रियाशील मूल समूह या मूलक बोलो, एक फंक्शनल ग्रुप बोलो। ये तो लिखा दिया, नहीं लिखाएंगे दोबारा। एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखाने से टाइम बर्बाद सिर्फ नहीं करना है। क्रियाशील समूह क्या नहीं लिखा है? हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। 3 भी हो गया। क्या होती है? और कार्बनिक यौगिक जैसे NaCl, इसमें कई कार्बन दिख रहा है। H2SO4 कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। HCl, इसमें कार्बन है कि नहीं है? नहीं है। इस सभी कार्बन की मात्रा इसमें देखो, इसमें है कार्बन। कार्बनिक यौगिक का ये सब क्या है? कार्बनिक, अकार्बनिक। ये कार्बनिक, ये सब क्या है? अकार्बनिक। इसकी संख्या इन सभी की तुलना में अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता अधिक रखते हैं। कौन? कार्बन। तो लिखो, क्वेश्चन लिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ना कि 5? 4 लिखो। हाँ बोल देते हैं, लिखो। अकार्बनिक यौगिक की अपेक्षा यौगिकों की अपेक्षा
कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है, क्यों? कार्बन जो है ना काला है पर दिल वाला है, सभी संयोग करते रहता है। आंसर लिखा लिखो। और कार्बनिक यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिकों की संख्या कार्बनिक यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। गुण रखते हैं, जो लिखना है लिख लो, गुण लिखो या प्रवृत्ति लिखो। हाँ, हो गया उसका आंसर। एग्जाम्पल दे दो बहुत सारे। CH4 C2 H6 C2 H2 C3 H6 C4 H10, बहुत सारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? सेशन। हाँ, एग्जाम्पल में दे दो, हो गया सब का सब। ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? पहले 5 पढ़ना था। 5 4 का आंसर लिखा दिया। 5 अंतर किसमें अंतर बताना है? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर कौन बतलाएगा? बतला। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जबकि अकार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। कार्बनिक यौगिक बनाने की क्षमता गुण रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। हाँ, जबकि अकार्बनिक यौगिक में श्रृंखलन गुण बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्वेश्चन लिखो, हम लिखा देते हैं। क्वेश्चन लिखो। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में भेद लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा कर कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर निम्नलिखित है या भेद निम्नलिखित है। एक तरफ में कार्बनिक, एक तरफ में अकार्बनिक।
कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक तो मतलब नहीं चलो टॉपिक पे है सर पे लिखो। बोलो। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इस तरफ, जबकि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। नंबर 2, कार्बनिक यौगिकों की संख्या और कार्बनिक यौगिक की तुलना में अधिक होते हैं। इस तरफ, जबकि इसकी संख्या कार्बनिक यौगिक की तुलना में कम होती है। ठीक ना। नंबर 3, इसका क्वथनांक एवं द्रव्यनांक, इसका क्वथनांक एवं द्रव्यनांक उच्च होते हैं। जबकि इस तरफ इसका क्वथनांक एवं द्रव्यनांक निम्न होते हैं। निम्न होते हैं। चौथा, क्या बोले थे बता। कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण समावयवता किसमें पढ़े हैं? कार्बनिक में कि अकार्बनिक में?
कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाए जाते हैं। जबकि और कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण नहीं पाया। समावयवता का गुण नहीं पाए जाते। और लिखा लिखो, पांचवा लिखो। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं, मतलब साझा करके बंधन बनाते हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जबकि यह आयनिक एवं सहसंयोजी यौगिक दोनों प्रकार के होते हैं। और लिखा था जबकि सर, जबकि नहीं, जबकि यह आयनिक एवं सहसंयोजी यौगिक दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? सहसंयोजी क्या होते हैं? कार्बन परमाणु स्थायित्व को कैसे प्राप्त करता है? क्वेश्चन लिख करके को क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? प्रश्नवाचक। क्या होते हैं? कार्बन परमाणु अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करता है? कार्बन परमाणु अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करता है? सहसंयोजी यौगिक क्या है? वैसा यौगिक इसमें परमाणुओं के बीच से संयोजन बंधन होता है, जैसे HCl के बीच कैसा बंधन होता है? अनुसार लिखवाने से पहले समझाने दो। HCl के बीच कैसा बंधन है? आयनिक। कैसा बंधन है? रुको रुको रुको। अच्छा, इससे पहले NaCl लेते हैं। Na और Cl।
इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? बिंदु के रूप में दर्शा रहे हैं। इसके बीच इसमें क्लोरीन में एक होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 17वां नंबर का तत्व है, एक मुख्य है। इनको अष्टक प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? एक। और इनको इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना 2 8 1, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या आएगा? 2 8 7। ठीक। इनके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। अगर यदि सोडियम के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दान कर देता है किसी को, इनके बाह्यतम कक्ष में अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? दान कर देता है कौन? सोडियम। और ग्रहण कौन करता है इसको? तो इनके अंतिम कक्ष में कितने? तो कितना हो जाएगा? 8 हुआ। इस प्रकार से इन दोनों के बीच एक बंधन बना है। जैसे वधु पक्ष वाले क्या करते हैं? धन दान करते हैं कि नहीं? लड़की के तरफ से क्या देते हैं? पैसा देते हैं, तब ना उनके बीच बंधन बनता है, रिलेशन बनता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है, किसको? क्लोरीन को, और उनके बीच आयनिक बंधन बनता है। कैसा बंधन बनता है? आयनिक। दान करने से जो बंधन बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक। और साझा, जैसे रुको, साधित इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। एग्जाम्पल में लो, HCl है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? और क्लोरीन में 7 है ना? ठीक। सुनो, हाइड्रोजन में चूंकि हाइड्रोजन के परमाणु में एक ही कक्ष होते हैं, और पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने से अष्टक उनका पूर्ण हो जाता है। द्वितीय में 8 होगा तब अस्थायी होता है। लेकिन जिसमें एक ही कक्ष हो तो उसमें 2 हो जाने से ही क्या हो जाते हैं? अष्टक पूर्ण हो जाता है, और अस्थायी बना लेता है। तो इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन। 2 जगह तो स्थायी बन जाएगा। क्या करेगा? दान करेगा उसको। ये भी चाहता हमको भी 1 मिले, और ये भी चाहता हमको 1 मिले। कहां से आएगा? दोनों क्या करते हैं? साझा करते। इधर से ये भी दान करता है, इधर से ये भी दान करता है। क्या हो जाता है? इधर से ये भी दिया, उधर से वो भी दिया, क्लोरीन के पास। ठीक। इस प्रकार से, उसके बाद इस प्रकार से बीच में रख दिया। जब जिसको मर्जी होगा अपना ले जाएगा, फिर अल्लाह करके रख दे। ठीक। इस प्रकार से जो बंधन बनता है उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंधन। और इस प्रकार के यौगिक को सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। यहाँ पर किसका वर्णन करना है? सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? तो लिखो, लिखा देते हैं। जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का, हाँ बाहरी कक्ष है, अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं। दान करके नहीं, साझा करके संयोग करते हैं। तब उसके बीच सहसंयोजन बंधन बनता है। सहसंयोजन बंधन बनता है। और इस प्रकार से बने यौगिक को
और इस इस प्रकार से बने यौगिक को सहसंयोजी यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। कोई भी परमाणु अस्थायित्व को कब कब प्राप्त करते हैं? अस्थायी कब हो जाते हैं? जब उनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कार्बन परमाणु कैसे अस्थायी होगा? अगर दिन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब ना। लिखो, कार्बन परमाणु उसी में पैराग्राफ चेंज करके के बाह्यतम कक्ष में कार्बन के बाह्यतम कक्ष में में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः इस कार्बन परमाणु को चार इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए तो तो इनके बाह्यतम कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 था, 4 दे देंगे तो 8 होगा नहीं? 8 हो गया तो अस्थाई बन जाएगा, हो जाएगा, जिससे कार्बन परमाणु अस्थाई हो जाएगा, जिससे कार्बन परमाणु 8 लाख मिल जाता है, शादी कर लेता है और अस्थाई हो जाता है। नहीं रे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 7, समावयवी क्या? वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, नाम अलग अलग हो, इससे क्या बोलते हैं? समावयवी। ठीक हो गया, इन्हें लिखाएंगे। 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, शीर्ष समावयवता क्या है? ये भी लिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या? क्वेश्चन लिखो, लिखा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? नौ ही तो बोल रहे हैं, लिखो। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन जीवन शक्ति का बर्जीलियस ने किया था।
बर्जिलियस ने किया था, जिसके निम्नलिखित कथन है। किया था। जिसके निम्नलिखित कथन है, यही है जीवन का जीवन शक्ति का सिद्धांत जो अभी लिखा है। नंबर 1 1 और 2 नहीं, इन्वर्टेड कॉमा चालू करो 66 के तरफ। नरेशन में नहीं बना दिखता था ना, लिखना वहां से। सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। फुल स्टॉप। इसे ही जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। हाँ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। प्रारंभ में मान्यता था कि जो कार्बन है ना, सिर्फ जो सजीव है उसी के जीवों में बनता है, किसी निर्जीव पदार्थ में उनका उत्पादन नहीं होता। लेकिन जैसे ही वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का उत्पादन किया, वैसे ही जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन क्या नष्ट हो गया, भंग हो गया। और सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था प्रयोगशाला? यूरिया का, याद रखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है क्वेश्चन? हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर पड़ने का कारण क्या है? हीरा कठोर होते हैं जबकि ग्रेफाइट मुलायम होते हैं, टूट जाते हैं तुरंत लिखने से। ऐसा क्यों होता है? जबकि दोनों क्या है, कार्बन का ही अपरूप। तो इतना अंतर कैसे हो गया? कैसे हो गया? होता है अंतर बहुत। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट, हाँ, हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर पड़ने का कारण क्या है? कारण क्या है? चूंकि कार्बन से ही दोनों बनता है, कार्बन से ही हीरा और ग्रेफाइट। दोनों में अंतर क्यों हो गया? अंतर होने का कारण होता है जब कोयले के ऊपर पृथ्वी के नीचे, कोयला कहाँ बनता है? पृथ्वी के नीचे, जीवाश्म ईंधन है। जब कोयले के ऊपर उच्च दाब एवं उच्च ताप पड़ता है तो हीरा में बदल जाता है। और अगर यदि उच्च ताप और उच्च दाब नहीं उसके ऊपर नहीं मिलने लगता है, क्या बन जाते हैं वो? ग्रेफाइट बन जाता है। ये इसके कारण ही दोनों क्या है, दोनों में धरती आसमान का अंतर हो जाता है। आंसर में लिखो, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन
परमाणुओं से बने होते हैं? फिर भी इनके भौतिक गुणों में बहुत अधिक का अंतर होता है। अधिक का अंतर होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर कोयले को उच्च ताप एवं दाब मिलता है तो कोयले को उच्च ताप एवं दाब मिलता है तो उच्च ताप एवं दाब मिलता है तो पृथ्वी के अंदर जाने पर गर्मी लगता है। 32 किलोमीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक, याद रखने से। हाँ, जाएगी अंदर मिलता है तो वह हीरे में बदल जाता है। हाँ, 32 किलोमीटर खान वो पानी मिलता मिलता नहीं, गर्म पानी नहीं निकलता है धरती के अंदर से, तब हीरे में बदल जाता है। हाँ, हीरे में बदल जाता है। जबकि उसी कार्बन को निम्न ताप एवं दाब मिलता है तो वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। वह ग्रेफाइट में बदल जाता है। फुल स्टॉप। क्वेश्चन का आंसर हुआ। कोयला पकड़ी रही आगे का क्वेश्चन क्या है? कोयला अपनी बनी कार्बनिक यौगिकों के स्रोत क्या होते हैं? क्या होते हैं कार्बनिक यौगिकों के स्रोत? क्वेश्चन 11 नंबर लिखो। सोचे थे आज इसको समाप्त करेंगे, समाप्त नहीं होगा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नशा लगा देता है। 11 नंबर लिखो। हाँ, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत क्या होते हैं? मतलब कहाँ से निकलता है, कहाँ से प्राप्त होता है कार्बन? कैसे निकलेगा? क्या? हाँ, निकलता है। कार्बनिक यौगिक के स्रोत जलन, किसी भी पदार्थ को जलन निकलता है। लिखो आंसर। कार्बनिक यौगिकों के स्रोत कार्बनिक यौगिकों के स्रोत स्रोत क्या? मुख्य रूप से पेट्रोलियम,
कोयला। कोयला। एवं पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों को जल में छोड़ देना, उसके ऊपर देखना काला काला बन जाता है, बनता है नो, सब क्या है, कार्बन है। पेड़ पौधे होते हैं। पैराग्राफ चेंज। लेकिन प्रारंभ में माना जाता था कि, लेकिन प्रारंभ में माना जाता था कि, माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। इसे प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। नहीं क्या जा सकता है? इसके आधार पर बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। लेकिन इस धारणा का अंत वोहलर ने यूरिया का निर्माण करके क्या इसका आंसर हुआ। आज यहीं तक रहने दो, ठीक। अब कितना से 11 तो हो गया, 12 से लेकर निकल, ठीक ना। सोचे थे आज इसको खत्म करेंगे लेकिन नहीं हुआ।